I welcome you all to Let's Rise। तो आज डेट है 24 फरवरी 2023। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। आज इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है जो हमारे काम के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का एडिटोरियल है वो है पॉलिटिक्स सेक्शन का, जो है केस दैट स्केन्स द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, हमने देखा था लास्ट ईयर जब महाराष्ट्र में जो शिवसेना गवर्नमेंट थी, तो शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर एक स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो उसका जो पूरा केस है, जो आर्गूमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए आज ये एडिटोरियल आया है। लेकिन देखिए, हमारे लिए ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती कि किस पॉलिटिकल पार्टी में क्या हुआ, लेकिन हाँ, अगर ये आपको याद है या इनके बारे में आप अवेयर हैं, आपको पता है, तो आप एग्ज़ाम में इनको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप एज एन एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अच्छे से कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इट्स अ वे ऑफ पनिशिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज फॉर लिविंग वन पार्टी फॉर अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमपी या एमएलए, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट टाइम में एमपी है या एमएलए है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो उन पर लागू होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके अंडर क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको क्यों लाया गया। देखिए, 1985 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तब इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो विद इन पॉलिटिकल पार्टी जो करप्शन या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे पैसे देके एमएलए एमपी को खरीद लेना, या ऐसी जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ जो है, ये लॉ जो है, ये लाया गया। तो बेसिकली अगर हम कहें तो इसका क्रक्स ये है कि इस लॉ को लाने का जो पर्पस था, वो था कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाना और डिस्करेज करना उन लेजिस्लेटर्स को, उन एमपीज या एमएलएज को जो क्या करते हैं कि पार्टी चेंज कर सकते हैं, जिसकी चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट में क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी। तो अगर बात की जाए 10th शेड्यूल की, जिसको एंटी डिफेक्शन एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू व्हाट, थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, एंटी डिफेक्शन जो है, एंटी डिफेक्शन एक्ट जिसको हम जो किस के अंदर आता है, जो शेड्यूल 10th के अंदर आता है, 10th शेड्यूल में। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि अगर एक जो एमपी एमएलए है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उस पे क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ उस पे लागू होगा, मतलब उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा पार्टी से और उसकी उस पोस्ट से। मतलब अगर वो करंट एमपी या एमएलए है, तो अब वो एमपी या एमएलए नहीं रहेंगे, उनको अपनी जो सीट है वो खोनी पड़ेगी। ठीक है, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो क्या करें कि दोबारा से जाके इलेक्शन मतलब किसी और पार्टी से जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ एमपीज और एमएलएज टू मर्ज। अब देखिए, यहाँ पे मर्जर की बात जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आती, मतलब मर्जर हो सकता है। 1985 में कहा गया था कि अगर 1/3 जो पार्टी मेंबर्स हैं, अगर वो मर्ज करना चाहते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लें कि टोटल अगर किसी पार्टी में 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर अगर उन 30 एमपीज या एमएलएज में से 10 चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज किया जाए, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आता है। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। चेंज कब किया, इसको चेंज कर दिया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, कि एट लीस्ट 2/3 जो मेंबर हैं वो जब तक मर्जर नहीं चाहेंगे तब तक उसको मर्जर नहीं कहा जाएगा। मतलब अगर वही 30 मेंबर्स है आपके पास, उसमें से जब तक 20 मेंबर्स एग्री नहीं हो जाते मर्जर के लिए, तब तक वो मर्जर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिसीजन कौन लेगा डिफेक्शन का, तो ये राइट है किसके पास, चेयरमैन जो होते हैं हाउस के, अपर हाउस के, या फिर जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वही ये डिसीजन लेंगे कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। और एक और बात, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इस पे कोई टाइम बाउंड नहीं है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वेदर चेयरमैन और स्पीकर, कि कितने टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने डिसाइड करना है डिफेक्शन केस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है रिपीट होते हैं। जैसे हमारा ये एक आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है जो है, इंडिया मस्ट फर्दर इट्स क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेजेस, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हमने डिस्कस किया था कि 21 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया का यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई और पे नाउ जो है सिंगापुर का, ठीक है, उनके बीच में जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए, पेमेंट्स के लिए जो मर्जर हुआ था उसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो इसको आप फिर से आप कह सकते हैं यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करें कि गो थ्रू कर सकते हैं एडिटोरियल्स को, ताकि आपको बाकी सभी, जैसे आपकी वोकेबलरी ठीक होगी, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे, तो आप खुद क्या कर सकते हैं कि ऐसे एडिटोरियल से गो थ्रू कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ रशियाज वॉर इन यूक्रेन। रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसको 1 साल हो चुका है, 362 डेज हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैप है यूक्रेन का, ठीक है। तो इस मैप में यह बताया गया है कि जो रशियन कंट्रोल था 24 फरवरी 2022 से पहले, जैसे लोहांस और डोनेट्स्क जो थे, ये एरियाज जो थे, इनमें ऑलरेडी 2022 से पहले, फेब 2022 से पहले ही कंट्रोल था रशिया का। और उसके बाद अगर हम ये नीचे बात कर लें क्रीमिया की, ठीक है, तो ये क्रीमिया है। तो क्रीमिया को भी ऑलरेडी 2014 में रशिया ने अपने जो है अंडर कर लिया था, उसको कब्जा लिया था, ठीक है, रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को। उसके बाद अगर बात करें कि रशिया का कंट्रोल जो आया है अब, तो ये एरियाज आपको यहाँ पे, इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे रशिया का भी नया कंट्रोल आया है। उसके बाद जो सिटीज़ कंट्रोल की गई हैं, और कुछ ऐसे एरियाज जिनको रशिया ने, सॉरी, यूक्रेन ने वापस जो है रिक्लेम कर लिया है। और उसके बाद इस मैप में ये भी दिखाया गया है जहाँ पे अभी हैवी फाइटिंग चल रही है जिन एरियाज में। तो हमें पता है कि जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ले लें या कनाडा और यूएस की बात करें, तो जैसे अभी बाइडन का विजिट भी हुआ है यूक्रेन में। करंटली जो बाइडन है, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने विजिट किया है यूक्रेन। फिर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, यहाँ के यूक्रेन की, इन्होंने भी विजिट किया था यूके में, ठीक है। यूके में ये जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनसे मिलने गए थे। तो जो वेस्ट है, वेस्ट का पूरा सपोर्ट है किसको, कि यूक्रेन को। इसी वजह से जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उससे भी रशिया ने उसको भी सस्पेंड कर दिया है कि यूरोप जितना भी वेस्ट है वो क्या कर रहा है कि यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। तो फिर भी आप देखें कि अभी तक जो है 1 साल हो चुका है, 22% एरिया को इन्वेड कर लिया था, अगर आप बात करें किसने की, रशिया ने। लेकिन अब अगर जो एरिया रशिया के कंट्रोल में है यूक्रेन का, वो कितना परसेंट है, वो है 17%, ठीक है। तो 1 साल हो चुका है, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि 1 साल हो चुका है तो हम इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते कि ये तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी एरियाज़ जो है आपको मैप पे पता होना चाहिए कि ये एरियाज़ जैसे हैं, ठीक है। लोहांस और डोनेट्स्क, इसको भी वॉर स्टार्ट होने से पहले ही क्या किया था कि रशिया ने क्लेम कर दिया था कि ये हमारे एरियाज़ है, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये था जितना भी जितनी भी करंट न्यूज़ चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन के बारे में है, ठीक है, तो आपको इन पे क्या करना है कि ध्यान रखना है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।